नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। संविधान से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और संविधान बनने में, देश की आज़ादी में जिस पार्टी की भूमिका रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी कांग्रेस की भूमिका के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ जुड़े हुए हम सभी तथ्यों को देखेंगे, ये किस किस तरीके से थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपन बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। देखिए जी, कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी जी 1885 में। ए ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस समय भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने अपना सुरक्षा कवच बनाया था। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, यानी वो भारत में लंबे समय तक शासन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक भारतीयों का संगठन बनाया, ताकि जब कभी भी भारतीयों कोई दूसरे अन्य भारतीय बात उठाएंगे तो हम इन्हें आगे कर देंगे और बोलेंगे कि आपके लोगों ने ये परिवर्तन किया है, आपके लोगों ने ये परिवर्तन किया है। 1857 की घटना हो चुकी थी, देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, बड़ा जन आक्रोश था। तो वो घटना दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1885 के अंदर ह्यूम एक अंग्रेज था, उसके नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना होती है जी। अब बात आती है, ह्यूम को बोला किसने था, वो लॉर्ड डफरिन के बोला था। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस थी जी। तो उस समय की भूमिका में थी, यानी प्रारंभ में कांग्रेस अंग्रेजों के पक्ष में थी। लेकिन ये प्रारंभ के बारे में बात कर रहे हैं, आगे की कुछ घटना अलग होगी। तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जो कि बंगाली थे। वे बनाए गए थे अध्यक्ष, उन्हें बनाया गया था। और इसके अंदर जो सदस्य शामिल हुए थे वो हुए थे 72 सदस्य। ये है जी व्योमेश चंद्र बैनर्जी की फ़ोटो जी, आप देख सकते हो कैसे थे। और इसमें लगभग 7-2 यानी 72 सदस्यों ने भाग लिया था जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष थे जी, इसके कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लिया था जी। तो ये पहला अधिवेशन था जी कांग्रेस का। और इसके बाद जो लॉर्ड डफरिन है, ये है जी लॉर्ड डफरिन, अपने युवावस्था की फ़ोटो है जी, ये लॉर्ड डफरिन की जी। तो आगे हम बात करेंगे, अगले ही वर्ष अंग्रेज एक और चाल खेलते हैं और दूसरे 1800 यानी 1886 के अंदर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये पारसी होते हैं, पहले बंगाली, दूसरे पारसी। देखिए, अंग्रेज़ों की ये चाल थी एक बहुत बड़ी, कि भारत में लंबा समय तक शासन किया जाए। उसके लिए इन्होंने अलग अलग धर्मों से अलग अलग लोगों को उठाया जी। और उससे ये मैं आप वीडियो बीच में रोक के एक बात कहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर लाइक व शेयर करें। और अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से ये चैनल महत्वपूर्ण लगता है तो सब्सक्राइब करें। नहीं लगता है तो आप मत कीजिए जी, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना जी। आगे हम बात करेंगे जी 1887 के अंदर जो एक मुस्लिम बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है, किसका, कांग्रेस का। और इसके बाद 1888 के अंदर एक अंग्रेज अध्यक्ष बनाया जाता है जॉर्ज यूले। देखिए, प्रथम बंगाली, प्रथम पारसी, प्रथम मुस्लिम, प्रथम अंग्रेज जो थे, इन चारों का तो आपने याद रखना है। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी, 1887 के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी और 1888 में जॉर्ज यूले जी। आगे हम बात करेंगे जो आगे की घटना होगी। देखिए, ये समय था जब अंग्रेजों ने ये कर लिया, 1885 से लेकर 1905 तक कोई भी ऐसा घटना नहीं होती, सब शांत होता है। तो इसे बोलते हैं उदारवादी युग। उदारवादी युग यानी लोग शांत हो गए थे, उन्होंने भारतीयों की भूमिका आनी प्रारंभ हो गई थी, तो वो थी। इसके बाद देखो जी, जैसे ही एक लॉर्ड कर्जन गलती कर देता है यहाँ पर, वो उसका कहने का मतलब था कि अगर 1857 जैसी घटना दोबारा हो तो भारत का एक टुकड़े में हो तो उसको भारत से अलग कर देंगे। तो उसने क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल, इस तरीके से विभाजन कर दिया बंगाल का जी। यानी बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। यहीं कर्जन गलती कर बैठा और संपूर्ण देश जो शांत बैठा हुआ था वो दोबारा से आंदोलन में आ गया। तो ये है
उग्रवादी युग, यानी यहाँ से लोग दोबारा से उग्र होना प्रारंभ हो गए थे। तो ये गांधी तक, जब तक 1915 तक का युग बोलते हैं उग्रवाद का युग, तो इसको भी ध्यान में रखना है जी। इसके बाद 1906 में सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो कब होती है? 1906 के अंदर होती है जी। इसके बाद 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है जी दो धड़ों में। कुछ तो अंग्रेजों के पक्ष में थे और कुछ जो लाल बाल पाल थे वो कह रहे थे अंग्रेज हमारा प्रयोग कर रहे हैं, यानी हमारा हमसे हमसे धोखा कर रहे हैं, इसीलिए हमें अंग्रेज़ों की बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन कुछ उदारवादी थे तो वो कह रहे थे नहीं, अंग्रेज़ अच्छे हैं, अंग्रेज़ आए तो रेलगाड़ी आई, डाक सेवा प्रारंभ हुई, तो अंग्रेज़ हमारे लिए अच्छे हैं, अंग्रेज़ आए तो शिक्षा मिलनी प्रारंभ हो गई थी। तो ये कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, गर्म दल व नरम दल में। अब ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसके अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो वो अधिवेशन था जी सूरत अधिवेशन। सूरत में कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई थी, इसीलिए कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब पूछा जाता है वो अधिवेशन कौन सा? ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया। वो 23वें क्रम का अधिवेशन था, यानी 1885 से प्रारंभ हुए थे और लगातार होते होते 1907 में जाकर कांग्रेस टूट गई दो धड़ों में। और वो ये पूछा गया वो अधिवेशन कितने क्रम का? वो 23वें क्रम का अधिवेशन था। और कहाँ था? सूरत। यानी सूरत कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में ये आंदोलन अधिवेशन चल रहा था, वहाँ कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी जी। तो इसको थोड़ा सा देख लेना जी। आगे हम बात कर रहे हैं 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगता है और ब्रिटेन का राजा का आगमन होता है जॉर्ज पंचम का, और वो दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है, यानी दिल्ली दरबार लगता है। ये दरबार लगता क्यों था? ये राज तिलक होता था, उस समय दरबार लगाए जाते थे जी। ब्रिटेन में ये प्रथा थी दरबार लगाने की, लेकिन एक दिल्ली दरबार ही ऐसा था जिसमें राजा स्वयं चल कर आया था जी दरबार के अंदर। तो उसने दो घोषणा की। उसने कहा कि बंगाल विभाजन निरस्त, जो 1905 के अंदर बंगाल कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन, उसको निरस्त कर दिया। और दूसरी बात इसने क्या कही? दूसरी बात इसने ये कही कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली हो जाएगी, यानी पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और अब दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। 30 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी कौन बन गई? दिल्ली जी। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जी जॉर्ज पंचम के द्वारा, तो उनकी घोषणाएं थी। अब आपको दिल्ली दरबार के कुछ पुरानी फोटो दिखानी। ये है जी दिल्ली दरबार, ये राजा पंचम है और उनकी पत्नी है, ये दिल्ली दरबार है। ये हाथी घोड़ा बहुत लोग इकट्ठे होके आए थे जी। तो ये थे। अब आप तो इनको देख रहा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली दरबार के बाद में जो अगला मुख्य घटना थी वो थी हमारी 1916 की होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन हुआ था एनी बिसेंट व तिलक के प्रयासों से। इसका क्या मतलब था जी? एनी बिसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, और आयरलैंड में एक आंदोलन चल रहा था होम रूल, यानी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। तो भारत में होम रूल लाने का श्रेय जाता है एनी बिसेंट व तिलक को जाता है 1916 के अंदर। इसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन हो जाता है। चंपारण आंदोलन, चंपारण कहाँ है? बिहार में एक आंदोलन होता है किसानों के द्वारा, चंपारण में बिहार आंदोलन हो जाता है 1917 को। 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है जी। गांधी जी इन दो आंदोलनों में प्रवेश करते हैं। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? वो यही था। अब बात कर रहे हैं गांधी जी का प्रवेश भारत में कब होता है? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दोबारा भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौटकर। तो उसी पे ही प्रवासी दिवस हमने मनाना प्रारंभ कर दिया था। प्रत्येक 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं जी। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, कुछ मिल के मजदूर थे, उनकी मांगें थी, तो उनको मनाने के लिए गांधी जी ने बीच बचाव किया और उनकी मांगें मनवाई थी गांधी जी ने जी। तो अब गांधी युग शुरू हो जाएगा जी। आगे हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। देखिए जी, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ? गुजरात में। वहाँ भूमि को लेकर था जी खेड़ा सत्याग्रह, तो उसमें भी गांधी जी की भूमिका रही थी। इसके बाद अंग्रेज ले आते हैं एक रॉलेट एक्ट ले आते हैं। उसमें क्या होता है? रॉलेट एक्ट में क्या होता है? 9 वकील 9 दलील। अगर कोई देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है या शक के आधार पर किसी को भी अंदर डाल सकते हैं, उसकी समय सीमा कितनी भी हो सकती है, एक तरीके से तानाशाही थी जी। तो उसके खिलाफ
13 अप्रैल को लोग विरोध कर रहे होते हैं। एक सत्यपाल जी होते हैं, एक किचलू जी होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनकी रिहाई के लिए आंदोलन कर रहे होते हैं जलियांवाले बाग में लोग, और उन पर जनरल डायर गोलियां बरसा देता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 300 से ऊपर लोग मारे गए थे, जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे जी यहाँ पर। तो ये जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है जी। इसके बाद 1919 में आता है खिलाफत आंदोलन। अब ये खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा भारत में हुआ था। गांधी जी ने सहयोग किया था, और गांधी जी ने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर ऐसा अगले 100 सालों में नहीं आएगा। खिलाफत आंदोलन का क्या मतलब? टर्की पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों ने टर्की पर विजय कर ली थी, और वहां पर जो पद था खलीफा का, उस पद को समाप्त कर दिया। तो लोग पूरे विश्व के अंदर खिलाफत आंदोलन चला था। तो भारत में अली बंधुओं के द्वारा आया था जी खिलाफत आंदोलन, तो गांधी जी ने भी यहाँ भूमिका रही थी जी। इसके बाद 1922 में आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1922 में आया था। इसमें था कि अंग्रेजों की सहायता मत कीजिए, अंग्रेज अपना काम खुद नहीं कर सकते, अंग्रेजों के स्कूल में मत पढ़ो, अंग्रेजों के घर पे काम मत करो, अंग्रेजों का सहयोग मत करो, अंग्रेजों के बने हुए वस्त्र मत पहनो, इनके बनाई हुई चीज़ें मत लो, मत खरीदो, ये सभी चले जाएंगे। असहयोग आंदोलन। लेकिन एक बिहार में और यूपी के अंदर कह सकते हैं, वहाँ पर ये घटना घटित हो जाती, चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिसके अंदर एक पुलिस थाना जला दिया जाता है। और गांधी जी अहिंसावादी थे, और उनका मानना था कि मेरे आंदोलन के अंदर हिंसा प्रवेश कर गई है, तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए, और वो पीछे हट जाता है। एक लगभग यहाँ अंग्रेज जाने ही वाले थे, लेकिन गांधी जी पीछे हट जाते हैं, और वहाँ से यह आंदोलन असफल हो जाता है। इसके बाद बेलगांव का एक अधिवेशन होता है, तो उसमें गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत सी परीक्षा में पूछा है कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? बेलगांव के अंदर अध्यक्षता की थी जी। कब की थी? 1924 के अंदर की थी। ये एकमात्र ही है जी जब गांधी जी अध्यक्ष बने थे जी। एक प्रश्न और है, बाल गंगाधर तिलक हालांकि गद्दावर नेता थे, लेकिन वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, इस बात का भी ध्यान रखना जी। गांधी जी एकमात्र था जी उन बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे जी। इसके बाद जो हमारे अगले आएंगे जी, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो उसके बाद 1927 में आता है साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन क्यों आता है? जो 1919 का अधिनियम आया था उसकी जांच करने के लिए जब ये आया था, तब ऐसे कहा गया था कि इसके 10 वर्ष बाद यानी 1929 को एक आयोग गठित किया जाएगा जो इसकी निष्कर्ष निकालेगा कि ये कहाँ तक सफल हुआ। लेकिन वो 2 वर्ष पहले ही आ जाता है साइमन कमीशन 1927 में। अच्छा एक बात और है, कुछ किताबें 1928 लिखती हैं, लेकिन नहीं 1928 नहीं है, साइमन कमीशन 1927 को आया था। वो क्या है, वो भी अपनी जगह सही है जो 28 लिखते हैं। ये संसद में तो पारित हुआ था 1927, लेकिन समुद्र के रास्ते से इस लेके आए तो तब तक भारत पहुंचते पहुंचते जनवरी का महीना आ चुका था 1928 तक। तो वो कई किताबों वाले 1928 लिखते हैं, कई 1927, लेकिन जो पारित हुआ था यहाँ से जो साइमन कमीशन आया था वो 1927 को ही उसे मान्यता दे दी गई थी जी। अब आप देख लेना खुद जी। आगे हम बात कर रहे हैं, साइमन कमीशन आया था 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था, लेकिन इसमें सारे अधिकारी अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने विरोध कर दिया था और विरोध करने लग गए थे। और लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत से ये क्रांतिकारी थे। तो वहाँ पर अंग्रेज लाठियाँ शुरू कर देते हैं, और लाठियाँ लाला जी पर यानी लाला लाजपत राय पर लाठियाँ गिरती हैं, और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और मरते मरते वो एक बात कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई प्रत्येक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेगी। ये उनके अंतिम शब्द थे जी। आगे हम बात करेंगे कि जब साइमन कमीशन के नारे गो बैक साइमन के नारे लगने शुरू हो गए थे, तो साइमन कमीशन ने उन्हें भारतीयों को चेतावनी दे दी, यानी भारतीयों को कहा कि अगर आप इस साइमन कमीशन से खुश नहीं हो तो आप खुद ये संविधान ये उसका जो एक अधिनियम की जांच करने के लिए आए तो साइमन कमीशन ने भी उन्हें एक तरीके से चैलेंज कर दिया था, तो कि आप अपना कमीशन बना के दिखाओ, यानी अपनी संविधान सभा बना के दिखाओ। ये एक अधिराज्य की बात थी। तो नेहरू समिति का गठन होता है इसके विरोध में, साइमन कमीशन वर्सेस नेहरू समिति। नेहरू समिति के अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी होते हैं, और इसके सचिव होते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू समिति का गठन 1928 में होता है। अपने को सन याद रखने ये जितने, देखिए ये जी साथ साथ में नोट करते रहना जी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है,
इसके बाद 1929 के में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें भारतीय ये कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। यहाँ तो डोमिनियन स्टेट की बात होती है, लेकिन 1929 में मांग उठती है सिर्फ पूर्ण स्वराज्य की, सिर्फ मांग है जी ये। 1930 में प्रथम गोलमेज आंदोलन, गोलमेज होता है। अब ये गोलमेज कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था जी। यहाँ पर ये था कि भारतीयों को कहा गया था कि आप अपनी कोई मांग है वो गोलमेज में रखिए, और अगर कुछ प्रावधान करने हुए, संशोधन करने हुए तो हम जरूर करेंगे। ये उसी प्रकार का है जिस तरीके से वर्तमान समय में कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार भी बोल रही है कि अगर अपनी मांग है तो हमारे बैठक में बताइए जी, आप सड़कों पर आंदोलन मत कीजिए जी, हम आपकी बात मानेंगे। उसी तरीके का था जी ये गोलमेज आंदोलन जी। तो आंदोलन नहीं कह सकते हैं, गोलमेज था जी, बैच था जिसके अंदर बैठक थी जी एक तरीके की। तो प्रथम गोलमेज कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज हुआ था 1931 में अंदर। ये जो दूसरा गोलमेज था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। एकमात्र गोलमेज जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था वो था 1931 का द्वितीय गोलमेज। पहले कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था और इसीलिए, और तीसरा गोलमेज हुआ था 1932 को। तो ये 3 गोलमेज हुए थे जो तीनों ही असफल रहे थे। उसका कारण ये था कि कांग्रेस ने वर्कआउट कर लिया था। और इन तीनों गोलमेजों में जाने वाले महाराजा गंगा सिंह थे, बीकानेर रियासत के राजा, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, और इसके अलावा पटियाला के महाराजा थे, वो भी इस तीनों ही गोलमेजों में भाग लिया था। और इसके अलावा जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने भी भाग लिया था जी इन तीनों ही गोलमेज में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जी। ये गोलमेज 1930, 1931, 1932 में हुए थे। इसके बाद है जी 1931 के अंदर गांधी व इरविन के मध्य समझौता होता है जी। देखिए ये घटना इससे जुड़ी हुई है, यानी जब पहला गोलमेज हो जाता है तो भाग नहीं लेते हैं कांग्रेसी। तो इरविन आता है गांधी के पास, गांधी जी को बोलता है कि अगर आपकी कोई मांग है तो आप गोलमेज में रखिए, हम उस पर विचार करेंगे और मान लेंगे। तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो जाता है। तो एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि भगत सिंह को फांसी जब दी जा रही थी तो गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने रुकवाया नहीं था। देखिए दोस्तों, अगर आप आरटीआई लगा के देख लीजिए, ये पूर्ण रूप से बात सत्य है कि गांधी जी ने प्रयास किया था भगत सिंह की फांसी रुकाने के लिए, लेकिन हुआ क्या था कि इरविन ने बोल दिया कि उनकी जो फांसी है वो डिक्लेयर हो चुकी है। आप जिनकी फांसी डिक्लेयर नहीं, जिनको सजा नहीं हुई है, आप उनकी सजा, जिनको सजा नहीं हुई है आप उनकी सजा, रिहाई की मांग कर सकते हो, आपकी रिहाई मान लीजिए। लेकिन इनको फांसी की सजा हो चुकी है तो अब कुछ नहीं हो सकता जी। तो गांधी जी ने प्रयास किया था बड़े स्तर पर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो ये भी एक भ्रांति है जी, जो हो सके तो दूर कर लेना। आगे हम बात करेंगे। मैं गांधी जी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये तथ्य बहुत कम लोगों को पता है, इसीलिए आपके सामने निष्पक्ष रूप से ये बात रख रहा हूँ जी। आगे हम बात करेंगे जो अगला होता है 1932 के अंदर पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है जी, जो अंबेडकर जी व गांधी जी के बीच में होता है। अब ये क्या होता है जी पूना समझौता? इसके अंदर होता है कि दलितों को अलग से निर्वाचन आरक्षण दिया जाता है निर्वाचन के लिए, यानी यहाँ से हिंदुओं से दलितों को अलग किया जा रहा है। और गांधी जी इस बात से नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दलित वर्ण व्यवस्था का आधार है, यानी इन्हें हिंदुओं से अलग नहीं किया जा सकता। वर्ण व्यवस्था, यानी वो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते थे। जो वर्ण व्यवस्था होती है, दलित शूद्र जो थे वो चौथे वर्ण में आते हैं, सबसे निम्न वर्ण में आते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में थे, तो वो नाराज हो जाते हैं और भूख हड़ताल कर देते हैं। काफ़ी दिन भूख हड़ताल पे रहते हैं और अंत में उनके प्राण निकलने वाले होते हैं। तो उस समय अंबेडकर जी पर दबाव काफ़ी बन जाता है, तो अंबेडकर जी को झुकना पड़ता है और उनके मध्य पूना में समझौता होता है, पूना पैक्ट। तो अंबेडकर जी लास्ट में उनको एक कोटेशन देते हैं कि गांधी जी आप, वो उन्होंने कभी महात्मा नहीं कहा था, एक बात का भी ध्यान रखना, अंबेडकर जी ने कभी भी गांधी जी को महात्मा गांधी नहीं कहा। उन्होंने कहा था गांधी जी आप देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो ये भूख हड़ताल का जो स्टंट है ना, आप बार बार मत खेलना, ये हर बार काम नहीं करेगा। तो ये उस समय पूना पैक्ट के समय बात कही गई थी। आगे हम बात करेंगे 1936 के अंदर। 1936 के अंदर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर लिया। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया। मांग उठी थी 1929 में पूर्ण स्वराज्य की, किसी ने मांग उठाई थी और उसको स्वीकार कर लिया 1936 में कांग्रेस ने कि पूर्ण स्वराज्य की मांग होगी जी।
इसके बाद हरिपुरा अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनते हैं 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन में। अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये प्रश्न हजारों बार आ चुका है, फिर भी ध्यान रखना, आगे भी आएगा जी। आगे हम बात करें तो अब ये हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस जी। अब अगले अध्यक्ष, लोगों ने कह दिया कि अगले अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस जी आप ही होगा, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आगे कर दिया जाता है, यानी लोग निर्विरोधी बना देते हैं। लेकिन गांधी जी यहाँ पर अपनी एंट्री ला देते हैं, गांधी जी नाराज हो जाते हैं, गांधी जी बोलते हैं नहीं, चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस के बाकी सदस्य बोलते हैं ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं तो इन्हें अध्यक्ष रहना चाहिए, लेकिन गांधी जी बोलते हैं नहीं, चुनाव होना चाहिए। तो गांधी जी यहाँ पे भी नाराज हो जाते हैं और गांधी जी अपने एक जो प्रतिनिधि होता है पट्टाभी सिद्धारमैया को, तो पट्टाभी सिद्धारमैया को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो ये कहते हैं अगर मेरा व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी और पट्टाभी सिद्धारमैया के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होती है और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी फिर से जीत जाते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के मन में ठेस लगती है और वो कहते हैं कि हम तो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और गांधी जी गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं यहाँ से। तो ये था त्रिपुरी संकट, ये संकट आ गया था उस समय अध्यक्ष पद के लेकर। जैसे वर्तमान में चल रहा है कि अध्यक्ष कौन बनाए, किसको बनाए, तो उसी तरीके से कांग्रेस में संकट आ गया था अध्यक्ष को लेकर, त्रिपुरी संकट। एक बात का ध्यान रखना, 1885 से लेकर आज़ादी तक प्रत्येक वर्ष चुनाव होते थे जी लगातार जी अध्यक्ष पद के लिए, और बदल बदल के बनते थे जी। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद अध्यक्ष बदलने बंद हो गए थे, तो गांधी परिवार तक ही सीमित रह गया था जी कांग्रेस, और वर्तमान में यही हालात है जी। आगे हम बात करें 1940 के अंदर अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। अभी अंग्रेजों ने कहा कि हाँ ठीक है, आपकी संविधान सभा बनाएंगे जी। तो जब ये बात मानी तो मुस्लिम लीग नाराज हो गई और उसने कहा आप संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर रहे हो तो हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। तो 1940 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था मुस्लिम लीग का, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए, तो 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। अब आप कहोगे पाकिस्तान शब्द कैसे आया? जब 3 गोल में चल रहे थे 1930, 1931 और 1932, तो ये 3 गोल में एक भारतीय था जिसका नाम चौधरी रहमत अली था, उसने पाकिस्तान शब्द दिया था सर्वप्रथम जी। और वो इन गोल मेज के दौरान ही उसने ये देखा कि एक अलग राष्ट्र होना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान हो। तो पाकिस्तान शब्द देने वाला चौधरी रहमत अली था। और मांग कब गई थी? 1940 में मांग की गई थी। इसके बाद आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था 1942 में, और ये 8 अगस्त को शुरू होना था पुणे से, लेकिन पुणे में क्या हुआ, प्लेग की बीमारी फैल गई। तो बम्बई से प्रारंभ हुआ। तो प्लेग की बीमारी क्या होती है? चूहों से फैलती है, वो वाली बीमारी फैल गई थी जी 1942 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था जी, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी जी गांधी जी की भी। और इसके बाद 1942 क्रिप्स मिशन आता है भारत के अंदर, यानी क्रिप्स मिशन आता है एक संविधान सभा को बनाने के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग इसका विरोध कर देती है, वो बोलती है हमारी संविधान सभा अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। तो लॉर्ड विवेल क्या बोलता है? गांधी जी को बोलते हैं कि आप अपनी समस्या तो संभाल नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो हमें आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो। अगर हमने आपको आज़ाद कर भी दिया तो क्या गारंटी है कि तुम आज़ाद रहोगे, क्योंकि तुम्हारा इतिहास ही ऐसा है कि तुम सदियों से गुलाम ही रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप हमें संविधान सभा बना के दिखा दीजिए और हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो और पहले आप खुद अकेले जाओ। तो मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी का भगत था, लेकिन जैसे ही आरक्षण वाला मुद्दा आता है तो उस समय जिन्ना अलग हो जाता है और बाद में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो जाता है। तो गांधी जी और जिन्ना के बीच में समझौता हो जाता है। उन्होंने कहा कि पहले हम अपनी ये विदेश वाली समस्या को समझा लें, यानी अंग्रेजों को निकाल दें और उसके बाद हम अपने आगे जो होगा वो देख लेंगे। तो विवेल योजना हो जाती है। विवेल योजना आती है जिसमें भारत में चुनावों के संबंध में होती है किस तरीके से होगी जी। तो ये 1945 में आती है विवेल योजना। और इसके बाद 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं जी।
वो संविधान सभा टॉपिक में करेंगे, कितने सीटों पे होते हैं, किन कौन कौन सी रियासत से कौन कौन गया था उसको अलग करेंगे। तो 1946 के अंदर संविधान सभा के आम चुनाव होते हैं जी, जुलाई अगस्त में होते हैं। और इसके बाद में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है, जिसमें कहा जाता है कि एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। तो जो रियासतें भारत के साथ जाना चाहती हैं भारत के साथ चली जाएं, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है वो पाकिस्तान के साथ चली जाए। यानी भारत के विभाजन से संबंधित थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, 1947 में आई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं जी। ये लॉर्ड डफरिन की है जी फोटो, और ये दिल्ली दरबार की है जी। दिल्ली दरबार इस प्रकार था जी। और ये पूना समझौता, ये डॉक्टर अंबेडकर जी अपने कह सकते हैं भारत के सबसे पढ़े लिखे इंसान यही थे जी। और गांधी जी जिनको आप राष्ट्रपिता के रूप में जानते हो, ये लॉर्ड। और यहाँ पर देखिए ये ब्रिटेन की महारानी है, और ये जो शख्स है ये वाले, ये लॉर्ड माउंटबेटन है जी। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है जी, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम वाइसराय कह सकते हैं इस तरीके से। इनकी ओर देख लेते, ये है जी लॉर्ड माउंटबेटन जी, इस तरीके के दिखते थे जी लॉर्ड माउंटबेटन जी। तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। तो इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और मित्रों ये आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताना, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका अगर कोई भी प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको निश्चित रूप से इसका उत्तर दिया जाएगा। और अब अंत में जाते जाते आज के 3 प्रश्न हैं कि पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंदर अगर हम बात करें कि संविधान की पहली मांग किसने उठाई थी। पहला प्रश्न ये है कि संविधान की पहली मांग आपको कहाँ से दिखती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। और हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, उनका नाम बताना है जी। ये 3 प्रश्न हैं, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।